हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप्स हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हमने कल इंश्योरेंस में भी प्रिंसिपल्स में भी हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, प्रिंसिपल में क्या होता है कि जितना हमारा एक्चुअल लॉस होता है वो ही हमारी इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल में पे कर सकती है। मान लो कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जो हमारा सम एश्योर्ड है वो 5 करोड़ रुपए का है और हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो 1 करोड़ रुपए का है, तो कंपनी हमें 1 करोड़ ही पे करेगी, 5 करोड़ पे नहीं करेगी। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सारे इंक्लूड कर लिए जाते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो सभी इसमें आ जाएंगे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इसमें नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लाइफ अगर किसी की चली जाती है, कोई मर जाता है इंसान, तो कोई भी उसकी एक्चुअल जो लॉस होता है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितना लॉस हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम जनरल इंश्योरेंस को लेते हैं, क्योंकि जैसे इसमें एग्जांपल पे लिखा हुआ कि अगर हमने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है घर का और घर जल जाता है, 50,000 रुपये की उसका लॉस होता है, तो 50,000 ही कंपनी पे करेगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये इवेलुएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअल में कितने रुपए का लॉस हुआ है। अगला है फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस का आपको मतलब पता है कि क्या होता है कि ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो ह्यूमन बीइंग है वो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस। इस कॉन्ट्रैक्ट्स में इंश्योर्ड जो है एक फिक्स प्रीमियम पे करता है हर साल, या तो वो मर जाता है या फिर वो एक सर्टेन एज को अचीव कर लेता है, तो उस टाइम पीरियड के बाद में उसको पेमेंट मिल जाती है इंश्योरेंस कंपनी से, जो भी पहले आ जाए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 70 साल तक के लिए पॉलिसी ली है अपनी, अगर मैं 70 साल से पहले मर गया तो मेरे किसी नॉमिनी को या एग्जीक्यूटर को या सक्सेसर को पैसा मिल जाएगा। अगर मैं 70 साल तक जी गया तो भी मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि आपका लॉस होना ज़रूरी है, तभी आपको पैसा मिलता है। फिर आगे है री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कभी कभी पेपर में, या कुछ टाइम बाद जब भूल जाओगे, तो ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। री इंश्योरेंस का मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही है कि 2 बार इंश्योरेंस हो रहा है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न होती है, तो ध्यान से सुनना इसको। री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी किसी एक बिजनेस यूनिट का इंश्योरेंस कर रही होती है और उसे ये लगता है कि उसका रिस्क कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी कैपेसिटी में नहीं है इंश्योरेंस कंपनी की, तो वो सेम प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस है वो खुद से एक और कंपनी से करवाती है, जिसे हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। एक तरह से मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें इमेज भी बनी हुई है। अब जैसे इंश्योर्ड है, एक बिजनेस यूनिट है, उसने इंश्योरेंस लिया है बी इंश्योरेंस कंपनी से, और अब बी इंश्योरेंस कंपनी जो है एक तरह से वो यहाँ पे इंश्योर्ड बन जाएगी, क्योंकि बी इंश्योरेंस कंपनी को लगता है ये लॉस थोड़ा कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में वो इंश्योरेंस करा रही है सी इंश्योरेंस कंपनी से। मतलब एक तरह से क्या है कि यहाँ पे 2 इंश्योर्ड बन जाएंगे। पहले तो मैं हूँ, मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया अपना, फिर उसी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी एक और इंश्योरेंस कंपनी से उसी सेम चीज़ का इंश्योरेंस करा लिया। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ए पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है किसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए का, और सेम उसी कंपनी ने, उसको लगता है कि उसका जो रिस्क कवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसके कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, तो उस कंपनी वो जो है लॉस से कैसे कंपनसेट किया, पेमेंट नहीं कर पाएगी उस ए पर्सन को, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है सेम घर की किसी एक और कंपनी से 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो जो इंश्योरर है यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऑन द अदर हैंड द न्यू इंडिया कंपनी, दोनों ही यहाँ पे इंश्योरर भी है एक, और न्यू इंडिया जो है इंश्योर्ड भी है। तो लॉस के केस में जो उसका रिस्क कवरेज होगा, फर्स्ट कंपनी का जो रिस्क होगा वो 3 लाख रुपए तक रह जाएगा। मतलब कि क्या है कि जैसे मान लो कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, एक है पर्सन या बिजनेस यूनिट और 2 है इंश्योरेंस कंपनीज। एक इंश्योरेंस कंपनी किसी एक और इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस करा रही है, क्योंकि पहली इंश्योरेंस कंपनी को ये फील हो रहा है कि उसकी जो रिस्क कवरेज है वो एक्सीड हो रही है इससे, तो इसलिए वो खुद ही इंश्योरेंस करा रही है, जिससे कि उसका लॉस के केस में कंपनसेट कर पाए। फिर हमारा नेक्स्ट है डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी लाइफ का कितनी भी बार इंश्योरेंस करा सकता है। जैसे मैंने कल आपको एक प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, आपको याद होगा, जहाँ पे कि 3 या 4 जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती है कंपनसेशन के टाइम पे।
ऐसा नहीं कि अगर मान लो मैंने 3-4 कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है किसी चीज़ के लिए, किसी लॉस के या रिस्क के अगेंस्ट में, तो वो तीनों कंपनी मुझे फुल अमाउंट पे करेगी, ऐसा नहीं है। तीनों कंपनीज मुझे कंट्रीब्यूट करेगी एक पर्टिकुलर रेशियो में जितना मेरा लॉस हुआ होगा। तो डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस सेम प्रॉपर्टी का लेना या पर्सन का लेना एक से ज़्यादा बार अलग अलग कंपनी से भी या सेम कंपनी से भी हो सकता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, एक पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ एनी अमाउंट, ही विल गेट प्रीडिटरमाइंड अमाउंट इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिसी और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। ये हमको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम कितनी बार भी पॉलिसीज कितने भी अमाउंट के ले सकते हैं, तो हमें हर कंपनी से सेम अमाउंट मिलेगा जितना भी हमने सम एश्योर्ड करवाया था, क्योंकि उसके लिए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है, तो कोई एक्चुअल लॉस बताना मुश्किल होता है। अब इसमें क्या होता है, डबल इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कल प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में बताया भी था कि फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन ने अपना घर इंश्योर कराया ए और बी इंश्योरेंस कंपनी से एक साथ ही। ए कंपनी का है 40,000 का, बी कंपनी का है 60,000 का, और उसे अगर 40,000 का लॉस हो जाता है तो वो दोनों कंपनीज उसे कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं, या कोई एक सिंगुलर कंपनी अकेले भी पे कर सकती है। तो अगर एक ने 40,000 पे कर दिया, उसको लॉस जितने का है, तो बी कंपनी से कुछ भी नहीं देगी, या फिर दोनों ही उसे 20-20 की रेशो में देगी, या फिर 30-10, 10-30, मतलब टोटल लॉस उसका जो कवर किया जाएगा 40,000 रुपीज़ का होगा, चाहे वो दोनों कंपनीज मिलके करें चाहे एक कंपनी अकेला करें। तो ये है हमारा डबल इंश्योरेंस। इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस यही है कि री इंश्योरेंस में जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका रिस्क कवरेज जो है एक लिमिट से एक्सीड हो रहा है और वो कंपनसेट नहीं कर पाएगी। और डबल इंश्योरेंस में एक पर्सन ही है, प्रॉपर्टी का ओनर ही अपनी प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो ही इंश्योरेंस बार बार या अलग अलग कंपनी से करवा रहा है। ये होता है डबल इंश्योरेंस। फिर हमारा नेक्स्ट है कि री इंश्योरेंस डबल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। ये सिंपल ही है कि री इंश्योरेंस में जो इंश्योरर है वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही होती है और इंश्योर्ड भी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। डबल इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है वो ओरिजिनली इंश्योर्ड ही है, जिसका एक तरह से प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हो रही है। इंश्योर्ड का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से इंश्योर्ड हो रही है, इंश्योरेंस हो रहा है जिसका। लेकिन री इंश्योरेंस के केस में एक इंश्योरेंस कंपनी किसी और की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रही है तो वहाँ पे इंश्योर्ड भी बन जाती है। नंबर ऑफ इंश्योरर्स, इन दिस केस नंबर ऑफ इंश्योरर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1, क्योंकि इस केस में इंश्योरर एक ही है। जब मैं ओनर हूँ प्रॉपर्टी का तो मैं एक कंपनी से इंश्योरेंस करा रहा हूँ और जो कंपनी इंश्योरेंस करा रही है वो भी एक ही कंपनी से इंश्योरेंस करा रही है, तो एक ही इंश्योरर रहेगा। इस केस में 2 इंश्योरर भी बन सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ही हो सकते हैं। पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर, जो ओरिजिनल इंश्योरर है वो क्लेम नहीं कर सकता कंपनसेशन का री इंश्योरर से। जैसे मान लो मैंने इंश्योरेंस कराया किसी कंपनी से, ए ने आके बी कंपनी से करा दिया, तो मैं बी कंपनी से क्लेम नहीं मांग सकता हूँ, लेकिन इस केस में मैं दोनों कंपनी से मांग सकता हूँ डबल इंश्योरेंस के केस में। अब यूटिलिटी क्या है, ये एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि वो कंपनसेट नहीं कर पाएगी, उसका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो ही उसके लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पे जो जनरल पब्लिक जो भी कोई इंश्योर्ड है उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, छोटा सा पॉइंट है, इतना ही है जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस एक 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। एश्योरेंस का मतलब होता है श्योरिटी हो जाना कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा, चाहे आपका जो इवेंट है वो हो या ना हो, आपका लॉस हो या ना हो। अब ये कब हो सकता है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ही केस में ऐसा हो सकता है कि अगर हमारी लाइफ ना भी जाए तो भी हमें पैसा मिल जाएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि हमारा लॉस होना ज़रूरी नहीं है, चाहे कोई इंसान मरे या ना मरे, अगर वो सर्टेन एज अचीव कर रहा है तो भी उसे पैसा मिलता है, जिसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि सर्टेन एज अचीव करना मीन्स कि बिजनेस की लैंग्वेज में बोला जाता है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उस केस में उसे एश्योरेंस कहते हैं कि भाई इसे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, एश्योरेंस होती है, उसे श्योरिटी होती है। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस, जो कि होता है जनरल इंश्योरेंस में होता है कि मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। इस केस में आपका लॉस होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको क्लेम मिल सकता है, तभी आपका रिस्क या जो आपका जो अमाउंट मिलना होता है इंश्योरेंस कंपनी से वो सिर्फ आपको तभी मिल सकता है जब आपका एक्चुअल में लॉस होता है, और वो तभी हो सकता है जब आपका जनरल इंश्योरेंस होता है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जब आपको कोई लॉस होता है तो ही आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है, नहीं तो नहीं करती है। फिर आगे एक छोटा सा डिफरेंस है इंश्योरेंस और एश्योरेंस में। इंश्योरेंस में क्या होता है, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस होता है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस होता है। सिंपल सी चीज़ है,
फिर है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। इंश्योरेंस में पेमेंट ऑफ कंपनसेशन कब होता है? जब कोई इवेंट हैपन होता है, जब कोई लॉस होता है। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इवेंट हो या ना हो, मतलब कि कोई इंसान मरे तब भी या ना मरे तब भी पैसा मिल जाता है। नेचर ऑफ रिस्क क्या है इसमें? रिस्क इसमें अनसर्टेन नेचर का, कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें सर्टेन होता है कि भाई ये तो इंसान मरेगा ही मरेगा, या फिर या तो मरेगा या फिर इतनी एज अचीव होगी ही होगी। ये तो श्योरिटी होती ही होती है, कोई तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन इसमें नेचर ऑफ द रिस्क होता है कि भाई ये सामान जलेगा नहीं जलेगा हमें कुछ नहीं पता, बस थोड़ा डर है मन में, रिस्क है। फिर लास्ट पॉइंट है आज का, कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन। इंश्योर्ड को एक तरह से लॉस सफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। अगर उसे लॉस नहीं हो रहा है तो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम करने वाला एक तरह से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि भाई मुझे मेरा इतना लॉस हो गया है। लेकिन इस केस में इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पे करना ही पड़ेगा, चाहे इंश्योर्ड को कोई लॉस हो या ना हो। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें कोई इवेंट होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। तो सेम चीज़ एश्योरेंस का एक तरह से मतलब ये हो गया, चाहे उसका लॉस हो या ना हो, इंश्योरेंस कंपनी उसे पैसा पे करेगी करेगी, मतलब उस तरह से एश्योरिटी दे दी जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा मैंने लिया नहीं है। हमने आज पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। थैंक यू।